नमस्कार सभी को। आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं, जिसका क्या नाम है, हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन नाम में ही हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पर हाइड्रोजन होगा एंड कार्बन होगा। ठीक है, जिन भी कंपाउंड्स में सिर्फ कार्बन है और हाइड्रोजन है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही कार्बन होगा या एक ही हाइड्रोजन होगा। नंबर ऑफ कार्बन अलग हो सकते हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन अलग हो सकते हैं। तो जिस भी कंपाउंड में सिर्फ और सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन है, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हाइड्रोकार्बन बोल लेते हैं। तो ये जो हाइड्रोकार्बन है, ये भी कई तरीके के होते हैं। ठीक है, कई तरीके से हम क्या मतलब है कि इनको हम अलग अलग नाम से बोला जाता है, यानी कि हम सब कैटेगरी एक है। ठीक है, जिसमें एक क्या आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एल्केन। ठीक है, जिसका एक जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। ठीक है, और अगला हाइड्रोकार्बन क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा एल्कीन, जिसका जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n। तीसरा क्या आ जाएगा, एल्काइन। ठीक है, इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n-2। और फिर ये तीन सबसे मेजर इंपॉर्टेंट हाइड्रोकार्बन में कंसिडर किए जाते हैं। फिर इसके बाद एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट हाइड्रोकार्बन जिसको बोल सकते हैं, जो कि एक कैटेगरी हो जाएगी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है, यानी कि एरोमेटिसिटी से तुमको पता ही है कि बेसिकली हम यहाँ पर किसकी बात करने वाले हैं, बेंजीन या बेंजेनाइट, और जैसे नेफ्थलीन होता है या एंथ्रासीन होता है, उन पे बेस्ड जो भी कंपाउंड्स हो सकते हैं या उनके बारे में हमें जो भी पढ़ना हो सकता है, वो किस कैटेगरी में आ जाएगा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आ जाएगा। तो हम इन चारों के बारे में ही डिटेल में इस चैप्टर में, इस टॉपिक के अंडर पढ़ेंगे। ठीक, तो अब एक तो हम क्या कर सकते हैं तरीका, कि एल्केन के बारे में अलग से पढ़ ले, एल्कीन के बारे में अलग से पढ़ ले, एल्काइन के बारे में अलग से पढ़ ले। लेकिन इनको अलग अलग पढ़ने का कोई मतलब होता नहीं है, क्योंकि जैसा सुना होगा सभी ने कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है वो पूरी कनेक्टेड होती है सबको। हर टॉपिक किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। तो हम इसको एज अ होल इंडिविजुअल लेकर नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या पैटर्न रखने वाले हैं, हम क्या समझने वाले हैं, हम किस तरीके से पढ़ेंगे। हम यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे जो कि हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक रिएक्शंस का बेसिक आइडिया या हमें उनके बारे में समझने को जहाँ से मिलेगा। क्या क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट्स के बारे में। ठीक है, अब कई सारे इंटरमीडिएट्स हो सकते हैं, हम लोगों ने उसको जीओसी में पढ़ा होता है। ठीक है, तो इंटरमीडिएट के बारे में जानेंगे। फिर और हमें इम्पोर्टेंट क्या समझने की ज़रूरत है, हम समझेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में। मैकेनिज्म क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन का पाथवे होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन के ड्यूरेशन में, उस पाथवे को या उसको समझने के लिए जो हम चीज़ों को लिखते हैं, पढ़ते हैं, उसको हम मैकेनिज्म के फॉर्म में बोलते हैं। और तीसरा काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाएगा रीजेंट्स। ठीक है, अब ये रीजेंट्स क्या चीज़ है। ठीक, तो रीजेंट किसको हम बोलते हैं कि अ, जो भी हमारा सबस्ट्रेट है, ठीक, बेसिकली हमारा मेन फोकस किस पे होता है, जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, स्टार्टिंग मटेरियल जो प्रोडक्ट है, वो भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो रिएक्टेंट से जब भी हम प्रोडक्ट की तरफ जा रहे होते हैं, तो बीच में हमें कुछ अदर कंपाउंड्स भी चाहिए होते हैं उस प्रोसेस को कराने के लिए, हेल्प करने के लिए किसी भी तरीके से। तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, रीजेंट बोलते हैं। तो एक रीजन की कैटेगरी ही हम उसको करके पढ़ेंगे, जहाँ पर हम बेसिकली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में समझेंगे कि अगर कोई रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो किस तरीके से हो सकता है, उसके लिए क्या क्या कंपाउंड्स हो सकते हैं, कैसे कैसे चीज़ें होंगी, हम सब समझेंगे। वैसे ही रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों ही समझने वाले हैं, और भी वहाँ जो जो चीज़ें हो सकती होंगी हम सबके बारे में समझेंगे। ठीक, तो अभी हम क्या करेंगे, हमें पढ़ना तो उसी तरीके से चाहिए कि हमने इंटरमीडिएट पढ़ा, मैकेनिज्म पढ़ा है, रीजेंट्स पढ़ा। तो इसमें हमें मतलब ही नहीं है कि हाइड्रोकार्बन है या एल्काइल हैलाइड है या एल्कोहल है, ईथर है, कार्बोनिल कंपाउंड है, उससे इन तीन टॉपिक में उससे कोई मतलब होता ही नहीं है। फिर से क्यों, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड पूरी कनेक्टेड है। लेकिन जनरली हम लोग जेई में, नीट में या बोर्ड्स में जिस भी तरीके से पढ़ रहे होते हैं, हम चैप्टर वाइज पढ़ रहे होते हैं। ठीक, हम चैप्टर वाइज ही चलेंगे, लेकिन हर चैप्टर में इन तीन टॉपिक के थ्रू चलेंगे। ठीक, जहाँ
जिस चैप्टर में जैसे इंटरमीडिएट पढ़ेंगे, तो इंटरमीडिएट टॉपिक से रिलेटेड जो भी चीजें हमें इस चैप्टर में जरूरत है हम उनको पढ़ेंगे। मैकेनिज्म से रिलेटेड जो भी चीजें हमें इस चैप्टर में जरूरत है हम उतना ही पढ़ेंगे, ठीक। बाकी हम अगले चैप्टर में पढ़ते रहेंगे जो और मैकेनिज्म से रिलेटेड चीजें हो सकती हैं, रीजन से रिलेटेड चीजें हो सकती हैं, ठीक। तो हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से, इंटरमीडिएट से, ठीक। सबसे पहले स्टार्टिंग हम कहाँ से करने जा रहे हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट से। तो जैसा सभी ने पढ़ रखा होगा कि जब भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे होते हैं तो हम बेसिकली यहाँ पे 6 तरीके के इंटरमीडिएट की बात करते हैं। एक कौन होता है उसमें से, कार्बोकटाइन, ठीक है, सबसे ज्यादा बनने वाला कार्बोकटाइन। फिर एक अगला हो जाएगा कार्ब अनायन, और क्या हो जाएगा, फ्री, या इसको हम कार्बन फ्री रेडिकल बोल सकते हैं। कार्बन फ्री रेडिकल यानी कि जहाँ पर सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। वैसे एक और आ जाएगा कार्बीन, अगला क्या हो जाएगा, नाइट्रीन, एंड लास्ट बेंजाइन। तो जब भी हम यहाँ पर हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं तो हम किन किन इंटरमीडिएट को पढ़ेंगे, तो कार्बोकटाइन के बारे में जानेंगे, कार्बन आयन के बारे में जानेंगे, कार्बन फ्री रेडिकल के बारे में जानेंगे, और बेंजीन के बारे में, बेंजाइन के बारे में जानेंगे जब हम लोग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे होंगे। कार्बीन एंड नाइट्रेन, इसके बारे में हमें इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत जहाँ पर पड़ेगी हम वहाँ पर उनके बारे में जानेंगे, ठीक। तो एक एक करके हम इन इंटरमीडिएट्स को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्टिंग करेंगे, सबसे पहले हम स्टार्टिंग करेंगे कार्बोकटायन से, ठीक है। बेहद इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट और बहुत ही इंटरेस्टिंग इंटरमीडिएट भी है, इसके बारे में हमें क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि कार्बोकटायन होता क्या है। तो हमें क्या पता है, केमिकल बॉन्डिंग सबने पढ़ रखा है। हम क्या बोल सकते हैं कि जो कार्बन है वो कितने बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। और अगर उसने 4 सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं तो उस टाइम पे उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। हम अभी मान के चल रहे हैं कि इसका चारों ही सिग्मा बॉन्ड थे तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो सकता है, sp3। तो इसका शेप क्या हो जाएगा, शेप हो जाएगा टेट्राहेड्रल, ठीक। ये तो हो गई कार्बन की बात। अब यहीं पे क्या हो कि कार्बन का एक बॉन्ड टूट जाए, ठीक। जैसे हम लोग जीओसी के स्टार्टिंग में पढ़ते हैं कि अ, 2 तरीके के फिजन्स को पढ़ते हैं। फिजन्स यानी बॉन्ड का ब्रेक, हम बॉन्ड फिजन की बात कर रहे होते हैं तो बॉन्ड का टूटना, ठीक है। तो 2 तरीके से हो सकता है, एक तो होमोलिटिक और एक हेट्रोलिटिक। तो जब भी हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा, ठीक है, हेट्रोलिटिक बॉन्ड बॉन्ड क्लीवेज होगा, सी और यहाँ पर एक्स है, और ये एक्स क्या होगा, दिस एक्स इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, ठीक। तो अगर एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और कैसा फिजन होगा, हेट्रोलिटिक फिजन होगा, तो उस टाइम पे क्या होगा, कार्बन और एक्स के बीच में जो शेड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे, एक्स की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो उस पॉइंट पे कार्बन के कितने बॉन्ड बचने वाले हैं, 3 बॉन्ड बचने वाले हैं, ठीक। और क्योंकि यहाँ पर जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन थे उनमें से एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का था और एक इलेक्ट्रॉन एक्स का था, और दोनों ही इलेक्ट्रॉन एक्स लेके चला गया है, तो कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन मिसिंग है, इसलिए उस पर क्या आ जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। हम इधर एक ग्रुप्स लगा लेते हैं कि R1 ग्रुप होगा, R2 ग्रुप होगा, और इधर कुछ R3 ग्रुप होगा। एंड इसके पास और क्या बचेगा, इसके पास एक वैकेंट p ऑर्बिटल आ जाएगा, ठीक है। वैकेंट p ऑर्बिटल बिल्कुल आ जाएगा। कैसे पता चलेगा, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन अभी काउंट करें तो कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे, एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड और ये तीसरा सिग्मा बॉन्ड। तो हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या हो गया, sp2, और शेप क्या हो जाएगा इसका, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक। और इसके बारे में और क्या हो सकता है, ट्राइगोनल प्लेनर है तो बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। इतना तो हमें बेसिक आइडिया कार्बोकटाइन के बारे में रहता ही है। और एक्स्ट्रा क्या बात है इसके बारे में जान सकते हैं कि दिस इज अ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल,
ठीक। जब हम लोग इनिशियली पढ़ते हैं कि हम बोलते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, वहाँ पर दो लोग होते हैं, एक इलेक्ट्रोफाइल होता है, एक और न्यूक्लियोफाइल होता है। इलेक्ट्रोफाइल जहाँ जो कि है इलेक्ट्रॉन लविंग, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल जो न्यूक्लियस लविंग है। तो ये किसकी कैटेगरी में चला जाएगा? ये चला जाएगा इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में। क्यों? क्योंकि ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आना है, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम इलेक्ट्रोफिलिक बोलेंगे या इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट इंटरमीडिएट बोलने वाले हैं। ठीक। और सिंपल सी चीजें हैं। कुछ और चीजें भी इसके बारे में हम जान सकते हैं, जैसे कि ये जो कार्बोकैटायन है, ठीक है, जिसको हम कार्बोकैटायन बोल रहे हैं, ये किसके अकॉर्डिंग है? ये आईयूपीएसी ने बोला हुआ है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी इसका क्या नाम है? इसको हम बोल रहे हैं कार्बोकैटायन। और आगे चल के हम इसको किसी एब्रीवेट करेंगे, कार्बन लिखेंगे और उस पर पॉजिटिव चार्ज लिख देंगे। इससे हमें समझना होगा कि हाँ भाई ये कार्बोकैटायन है। इनिशियली कुछ टाइम पहले क्या, आईयूपीएसी ने तो काफी टाइम पहले ही कार्बोकैटायन को बोल दिया है, लेकिन उससे पहले इसी का कुछ कन्वेंशनल नाम थे। अगर अपने पास कोई कार्बोकैटायन है, ठीक है, कार्बोकैटायन है, इसी को पहले हम क्या बोलते थे? कार्बोनियम या कार्बेनियम आयन बोलते थे, ठीक है। कार्बोनियम या कार्बेनियम आयन बोलते थे। और फिर आईयूपीएसी आया और उसने बोला कि नहीं नहीं, हम इनकी जरूरत नहीं है, हम इनको क्या बोलेंगे? हम इनको कार्बोकैटायन बोलेंगे। ठीक। तो ये जस्ट एक एक्स्ट्रा नॉलेज की बात है। इस बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। और हमें यहाँ पर कार्ब रिएक्शंस पे बढ़ने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए? हमें पता होना चाहिए कि जो कार्बोकैटायन है उसकी स्टेबिलिटी हम कैसे चेक करेंगे, जो कि हम लोग जीओसी में पढ़ते हैं, जब हम पढ़ते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स। तो हमें यहाँ पर कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का फिक्स्ड आइडिया होना चाहिए। जब हम पढ़ने जा रहे हैं, क्या बोलेंगे? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो जब हम इसमें चेक कर रहे होते हैं, तो सबसे पहले हम सीक्वेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सीक्वेंस से चलते हैं। सबसे पहले चेक करते हैं मीजोमेरिक, ठीक है, या मीजोमेरिक, जिसको अभी हम लेके चल रहे हैं रेजोनेंस विद बैक बॉन्डिंग। ठीक है, सभी ने मीजोमेरिक इफेक्ट पढ़ा होगा। हम क्या बोलते हैं कि कई जिसमें भी रेजोनेंस हो रहा है, तो उसमें क्या हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर सकती है या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर सकती है। तो उसी इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? मेसोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं। अगर कार्बन की चेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है तो वो पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट है। अगर कार्बन की चेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है तो वो नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट है। ठीक, नॉर्मल वही होता है। यहाँ पर हम बेसिकली क्या लेके चलेंगे कि मेसोमेरिक की कई सारी कैटेगरीज होती है कि जब लोन पेयर के थ्रू पॉजिटिव चार्ज को रेजोनेंस मिल रहा होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बैक बॉन्डिंग बोलते हैं। कैसे समझना है? ये कंपाउंड है, मान लिया कि OH और CH2 प्लस, ठीक है। तो CH2 प्लस के केस में कार्बन पे क्या होगा? p ऑर्बिटल होगा, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होगा और ये इलेक्ट्रॉन पेयर अपने कार्बन को डोनेट कर सकता है। ठीक है, तो ये इसकी कैटेगरी हो गई, इसकी ये कैटेगरी हो गई बैक बॉन्डिंग की। ठीक है, जिसको हम यहाँ पर रेजोनेंस बोलेंगे और जिसकी को हम यहाँ पर बेसिकली मेसोमेरिक इफेक्ट बोलेंगे। ठीक, दूसरा, फिर इसके बाद किसका सीक्वेंस आ जाएगा? हमें देखना है एरोमेटिसिटी। ठीक है, कि अगर कंपाउंड एरोमेटिक है तो वो स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा, फिर हम रेजोनेंस पे आ जाएंगे। अब फिर बोलिएगा कि अरे हमने अभी ऊपर मेसोमेरिक में रेजोनेंस की बात की, तो ये रेजोनेंस क्या है? विद पाई बॉन्ड्स। ठीक है, ऊपर जो था, ऊपर बैक बॉन्डिंग था और यहाँ पर क्या है? पाई बॉन्ड के थ्रू। जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल समझ लेते हैं कि मान लिया अपने पास CH2 पे प्लस है और हमने इस पे पाई बॉन्ड लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये रेजोनेंस चल सकता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर की ओर मूव कर सकती है और इस कार्बोकैटायन को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल सकती है। ठीक, तो ये किस कैटेगरी में आएगा? रेजोनेंस विद पाई बॉन्ड। फिर अगर रेजोनेंस भी हो गया
मान लीजिए है या कॉमन है या नहीं है, तो फिर हम किस पे जाएंगे, हम जाएंगे हाइपर कॉन्जुगेशन पे। और हाइपर कॉन्जुगेशन में हमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या देखना होता है, हाँ सबने पढ़ रखा होगा, क्या देखते हैं हम लोग, अल्फा हाइड्रोजन चेक करते हैं। जहां पर भी अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे उस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है। और लास्ट किसको देखेंगे हम, इंडक्टिव इफेक्ट को देखेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट। अभी जैसे हम लोगों ने बात की मिजोमेरिक, तो मिजोमेरिक भी दो तरीके का होता है। मिजोमेरिक हम लोगों ने भी बात भी की थी, दो तरीके के हो सकता है, एक प्लस एम हो सकता है और एक माइनस एम हो सकता है। तो प्लस एम है तो स्टेबिलिटी क्या होगी, सीधी सी बात है, कार्बोकैटायन है तो कार्बोकैटायन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़नी चाहिए। तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी तभी बढ़ेगी जब वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़े, और कब बढ़ेगी, जब वहां पर प्लस एम इफेक्ट हो। और वैसे ही अगर माइनस एम आ गया, माइनस एम का काम ही है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करना, और कार्बोकैटायन में पहले से ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, तो वहां पर स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी वहां पर डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है। और वैसे ही इंडक्टिव इफेक्ट में भी दो इफेक्ट हो सकते हैं, एक प्लस आई होता है और एक क्या होता है, माइनस आई होता है। तो अगर प्लस आई इफेक्ट है, सेम स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि हमें कार्बन की चेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करना है। और अगर माइनस आई इफेक्ट आया तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाना था, यहाँ पर तो घटाया जा रहा है। ठीक, इस सब में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हम आगे बढ़ने से पहले, इनके रिएक्शंस पे आगे जाने से पहले, हम यहाँ पर क्या कुछ डिस्कस कर लेते हैं, कुछ कंपाउंड की स्टेबिलिटी को कंपेयर कर लेते हैं। ठीक, तो एक क्वेश्चन मैं पहले लिखता हूँ खुद से। कंपाउंड है इधर, इधर OH हो गया, इधर पॉजिटिव चार्ज है इस कार्बन पर, यहाँ पर इधर डबल बॉन्ड, इधर PH, और इधर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज। एक और कंपाउंड ले लेते हैं, इधर ऑक्सीजन, इधर PH एंड इधर पॉजिटिव चार्ज। और एक कंपाउंड ले लेते हैं जो कि क्या है, ये, ठीक है, प्रोपोलियम कटायन। तो हमें इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर को कंपेयर करना है। चार कंपाउंड है ABCD। तो हम सीक्वेंस से चेक करेंगे। सबसे पहले हमें सीक्वेंस से चेक करना है कि वहां पर क्या क्या चीजें प्रेजेंट हैं। तो अगर हम इधर ध्यान से देखें तो क्या हो सकता है, इसके पास लोन पेयर है, तो यानी कि लोन पेयर, और एडजेसेंट कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, यानी कि यहाँ पर क्या है, p ऑर्बिटल है। इधर क्या है, p ऑर्बिटल है, यानी कि यहाँ पर बैक बॉन्डिंग हो सकती है, यानी कि प्लस m प्रेजेंट होगा। ठीक है, फिर से मेसोमेरिक हम किसको बोल रहे हैं, रेजोनेंस विद बैक बॉन्डिंग। यहाँ पर ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये पाई बॉन्ड है, इधर बेंजीन की रिंग प्रेजेंट है, यानी कि यहाँ पर इसका भी रेजोनेंस पॉसिबल है और बेंजीन रिंग का भी पॉसिबल है, यानी कि बेसिकली यहाँ पर प्लस R प्रेजेंट है, रेजोनेंस प्रेजेंट है। यहाँ पर अगर हम ध्यान देखें तो पीएच क्या हो गया, बी वाले की तरह कॉमन हो गया, इसका रेजोनेंस यहाँ पर बिल्कुल भी हो सकता है, ये पाई बॉन्ड भी रेजोनेंस कर सकता है। एक्स्ट्रा यहाँ पर अगर ध्यान से देखा जाए तो इसके लिए हमें पहले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा। इधर पाई बॉन्ड, इधर पीएच, और इधर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, और इधर क्या था, ऑक्सीजन प्रेजेंट था। क्या दिख रहा है कि इधर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है और एडजेसेंट कार्बन पे क्या है, कार्बन है, यानी कि इसके पास क्या है, वैकेंट p ऑर्बिटल है। तो यानी कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्लस R भी प्रेजेंट है फिनाइल रिंग का, इस पाई बॉन्ड का, प्लस यहाँ पर मिजोमेरिक भी प्रेजेंट है। ठीक, और इसकी बात करेंगे तो ये तो हमें क्लियरली दिख रहा है, दिस इज अ एरोमेटिसिटी का केस, ये कंपाउंड एरोमेटिक होगा। तो अगर हमें इनको कंपेयर करना हो कि यहाँ पर ऑर्डर क्या होगा, तो हम क्या बोलेंगे, देखो यहाँ पर प्लस R और प्लस M क्या है, दोनों हैं, तो सबसे आगे हो जाएगा C, क्योंकि हमें किसको पहले प्रायोरिटी देनी है, मिजोमेरिक को। तो अगर ध्यान से देखो A और C दोनों में ही मिजोमेरिक है, लेकिन C में एक्स्ट्रा क्या है, मिजोमेरिक में कॉमन हो गया ना, एक्स्ट्रा क्या है, C के पास रेजोनेंस भी है, पाई बॉन्ड का भी और बेंजीन रिंग का भी, इसलिए C आगे होगा, देन A होगा। तो वैसे ही B और C में कंपेयर करें तो दोनों के पास प्लस आ रहे हैं, तो वो तो वैसे आगे हो ही गया। अभी कौन आ जाएगा, B आ जाएगा, क्योंकि इसके पास क्या है, रेजोनेंस है। लेकिन हम किसको ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम ध्यान नहीं दे रहे हैं D को, क्यों, D क्या है, एरोमेटिक, और सीक्वेंस क्या है, सबसे पहले मिसोमेरिक देन एरोमेटिक। ठीक है, अभी लिखा है मैंने, सबसे पहले मिजोमेरिक, मिजोमेरिक देन एरोमेटिक देन रेजोनेंस। ठीक है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा,
बी के बाद सॉरी ए के बाद डी आएगा, देन बी आएगा। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा इन 4 कार्बोकैटायन का। वैसे ही ये कुछ और क्वेश्चंस हैं जिनको हमें, ये तो बहुत पहला क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, इसमें हमें कंपेयर करना है स्टेबिलिटी ऑर्डर। ठीक, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी एंड ये हो गया डी। तो अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर हम मिजोमेरिक भी नहीं है, एरोमेटिसिटी भी नहीं हो सकता है, रेजोनेंस भी नहीं हो सकता है, और बचा हाइपर कॉन्जुगेशन। तो चेक करते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन तो हमें दिख रहा है कि हो सकता है। ठीक, तो अल्फा हाइड्रोजन हम चेक कर लेते हैं। तो इस कार्बन में तो इसको थोड़ा सा साइड कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पर हम अल्फा हाइड्रोजन की बात करते हैं तो ए में हमें दिख रहा है कितना होगा 0, अल्फा पोजीशन ही नहीं है। ये इसकी अल्फा पोजीशन, इसके लिए ये अल्फा और ये अल्फा, इसके लिए ये अल्फा पोजीशन, ये अल्फा और ये अल्फा पोजीशन। तो कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए 3, इधर कितने हो गए 6, इधर कितने हो गए 9। तो अभी जस्ट पीछे देखा था, अभी देखो यहाँ पे लिखा है मैंने, अल्फा हाइड्रोजन बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा डी, सी, बी एंड ए। ये हो गया इन कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर। इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन में भी अगर हम ध्यान से देखें, ना ही मिजोमेरिक है। ठीक है, इस क्वेश्चन में ना ही मिजोमेरिक है, ना ही एरोमेटिसिटी है, ना ही रेजोनेंस है। तो किस पे जाना पड़ेगा हमें, हमें जाना पड़ेगा हाइपर कॉन्जुगेशन में। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट सबसे लास्ट में देखना है जब हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, इस कार्बोकैटायन के लिए ये पोजीशन अल्फा हो गई, इसके लिए ये पोजीशन अल्फा एंड ये पोजीशन अल्फा, इस कार्बोकैटायन के लिए ये पोजीशन अल्फा एंड ये पोजीशन अल्फा पोजीशन, और इस कार्बोकैटायन के लिए ये पोजीशन अल्फा। तो अल्फा हाइड्रोजन अगर चेक करें तो यहाँ पर कितना, एक हाइड्रोजन होगा, एक अल्फा हाइड्रोजन हो गया। इधर कितना हो जाएगा 3, 3 इधर और 2 इधर, कितना 5। इधर कितना होगा, एक इधर और इधर कितना होगा 3 होगा, कितने हो गए 4। इधर कितना होगा, ये अल्फा पोजीशन है तो कितने हो गए 2, 2 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक, तो जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। तो ये ए, ये बी, ये सी एंड ये डी। क्या हो जाएगा, सबसे आगे बी, फिर सी, फिर डी एंड देन ए। ये हो जाएगा इन कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर। अभी इस क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, तो ये कार्बोकैटायन है तो ये इसके अल्फा पोजीशन हो गए। अब इन दोनों ही कार्बोकैटायन में हाइपर कॉन्जुगेशन भी नहीं हो सकता है। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन की बेसिक कंडीशन क्या होती है कि हमारे पास एक पी ऑर्बिटल होना चाहिए, उसकी एडजेसेंट यानी अल्फा पोजीशन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, sp3 होना चाहिए, और एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, यानी अल्फा कार्बन पे एटलीस्ट एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। तो तो अगर हम, ये हो गया ए, बी और सी, तो बी और सी की बात करें तो ये जो कार्बन होगा ये sp2 होगा, ये जो कार्बन होगा ये sp होगा। अगर वो sp2 और sp है तो पहले कंडीशन ही फेल कर गया कि एडजेसेंट कार्बन यानी अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, तो हाइपर कॉन्जुगेशन तो हो ही नहीं सकता है। यानी अब किस पे जाना पड़ेगा, इंडक्टिव इफेक्ट पे। ठीक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट पे भी हमें उतनी ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर इसको किससे कर सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। हमने क्या पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या बोलता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है तो पॉजिटिव चार्ज कम स्टेबल होगा। ठीक है, हम ये पढ़ते हैं ना कि नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव इज स्टेबल। ठीक है, अभी यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है कि sp हाइब्रिडाइजेशन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर चेक करें तो सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, sp, देन sp2 एंड देन sp3। ठीक है, अभी सेम एलिमेंट है तो हाइब्रिडाइजेशन पे भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करती है। ठीक, तो हाइब्रिडाइजेशन सी वाले का sp की कैटेगरी में चला जाएगा, इसलिए वहां पर इंडक्टिव इफेक्ट भी ज्यादा है। तो हम बोल सकते हैं कि माइनस आई इफेक्ट भी ज्यादा होगा। ठीक, या डायरेक्ट हम ये भी बोल सकते हैं कि sp हाइब्रिडाइजेशन पे पॉजिटिव चार्ज लेस स्टेबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे आगे ए, देन बी, देन सी। ये हो गया स्टेबिलिटी ऑर्डर। इस वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। इस वाले क्वेश्चन में ध्यान से देखा जाए तो ये कार्बोकैटायन है, तो ये पोजीशन इसके लिए अल्फा, ये पोजीशन इसके लिए अल्फा। कितने अल्फा हाइड्रोजन, 4 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। मेसोमेरिक नहीं हो सकता है क्योंकि ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या कोई ऐसा एलिमेंट दिख ही नहीं रहा जिसके पास लोन पेयर होता। एरोमेटिसिटी भी नहीं हो सकता है क्योंकि एरोमेटिसिटी के लिए तो क्या है, रेजोनेंस होना चाहिए, वो तो दिख ही नहीं रहा है। ठीक, यानी हाइपर कंजुगेशन हो सकता है। यहाँ पर ध्यान दें
तो ये पाई बॉन्ड इसके साथ रेजोनेंस कर सकता है, यानी इसके पास प्लस आर इफेक्ट प्रेजेंट है। थर्ड की बात करें तो यहाँ हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर साइक्लिक रेजोनेंस हो सकता है। ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। 4 पाई इलेक्ट्रॉन है तो अब कंपाउंड कैसा होगा, एंटी एरोमेटिक होगा। ठीक है, तो एंटी एरोमेटिक के केस में स्टेबिलिटी क्या होगी, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो जब भी कहीं ऐसा दिखे कि कोई कंपाउंड एरोमेटिक है तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, और एंटी एरोमेटिक है तो वो सबसे लास्ट में चला जाना है। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2, क्योंकि रेजोनेंस है, उसके बाद हम हाइपर कॉन्जुगेशन में जाएंगे। और थर्ड एंटी एरोमेटिक है, इसलिए वो कहाँ चला गया, सबसे पीछे चला गया। अगर ये एरोमेटिक होता हम इसको सबसे आगे कर दिया होते। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक में। अगला पार्ट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन तो वैसे सिंपल सिंपल है, इन क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करिएगा, डाउट होगा तो देखा जाएगा, पूछा जाएगा। ठीक, अभी हम आगे बढ़ते हैं, जो हमें अब इस चैप्टर में पढ़ना है। जो भी हम लोगों ने पीछे पढ़ा, अभी ये जस्ट हम लोगों ने रिकैप किया है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। जीओसी में ही हम ये सब पढ़ते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन को कंपेयर करते हैं। वो इस चैप्टर का पार्ट नहीं है, इस चैप्टर में उसका यूज पढ़ना है, इसलिए जस्ट हम लोगों ने उसको रिकैप किया है। तो अभी हम चलते हैं कि कार्बोकैटायन कैसे कैसे बन सकता है और कैसे कैसे तरीके के रिएक्शंस दिखा सकता है, तो उसको भी हम लोग समझेंगे अभी। तो अभी क्या देखने जा रहे हैं हम, जनरेशन एंड फेट ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक, तो पहला तो कंडीशन क्या है, हम बोल सकते हैं डायरेक्ट आयोनाइजेशन। डायरेक्ट आयोनाइजेशन की बेसिक कंडीशन क्या है, बेसिक कंडीशन क्या है कि मस्ट बी देयर मस्ट बी अ गुड लिविंग ग्रुप। ठीक, अब ये एक नया वर्ड आ गया कि गुड लिविंग ग्रुप। तो पहले तो लिविंग ग्रुप क्या है, ठीक, बेसिकली लिविंग ग्रुप नाम में दिख रहा है जो लीव करने वाला है, जो निकलने वाला है। तो अगर वो एक अच्छा लिविंग ग्रुप है तो हम वहां पर डायरेक्ट आयोनाइजेशन कर सकते हैं। कैसा, कि अगर अपने पास कोई कंपाउंड है आर एक्स टाइप का, और यही एक्स क्या है, दिस इज अ लिविंग ग्रुप। ठीक है, जो कि निकलने वाला है। तो निकलने के बाद अभी निकलेगा कैसे, हेट्रोलिटिक क्लीवेज के थ्रू। ठीक है, हेट्रोलिटिक क्लीवेज के थ्रू जब निकलेगा तो आर पे आ गया पॉजिटिव चार्ज और एक्स पे आ गया निगेटिव चार्ज, और ये अभी एकदम अलग नहीं हुआ है, ये थोड़े से क्लोज में रहेंगे, बस निकलने वाला है। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है, इसको इंटीमेट आयन पेयर बोला जाता है। इस कंडीशन को क्या बोला जाता है, इंटीमेट आयन पेयर। और जब ये एकदम अलग हो जाए, आर प्लस अलग हो गया और एक्स निगेटिव अलग अलग हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है किसका, कार्बोकैटायन का, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। और ये क्या हो गया, एक गुड लिविंग ग्रुप। ठीक है, अब कौन गुड लिविंग ग्रुप है, कौन बैड लिविंग ग्रुप है, इस सब के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, दो टाइप की मैकेनिज्म हम लोग पढ़ेंगे, एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है और एक एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। तो दोनों जगह पे ही लिविंग ग्रुप की हम लोग बात करेंगे, तो वहां पर इसके बारे में एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हम समझ रहे हैं कि कैसे कैसे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो सकता है। एक और कंडीशन क्या हो सकती है, एक हो सकती है कि पहले स्टेप में ही आयोनाइजेशन ना हो, किया जाए आयोनाइजेशन आफ्टर एन इनिशियल रिएक्शन। ठीक है, पहले एक रिएक्शन होगी और उसके बाद आयोनाइज होगा, यानी कि होगा क्या यहाँ पर, दैट कन्वर्ट्स वन फंक्शनल ग्रुप इनटू अ गुड लिविंग ग्रुप। ठीक है, बेसिकली ऊपर क्या था कि यहाँ पे जो एक्स था वो पहले से ही एक गुड लिविंग ग्रुप था। ठीक, तो वो बाहर निकल गया, कार्बोकैटायन बन गया। ठीक, अभी हम यहाँ पर सेकंड स्टेप में क्या करने वाले हैं कि जो हमारे पास कोई ग्रुप वहां पर उस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है वो एक गुड लिविंग ग्रुप नहीं है, हम उसको एक गुड लिविंग ग्रुप बनाएंगे। ठीक है,
तो वो कई सारे तरीके हो सकते हैं कि हम उसको अलग अलग तरीकों के थ्रू बना सकते हैं। ठीक, इनके बारे में भी हम पूरी डिटेल में आगे जो भी रिएक्शंस पढ़ेंगे वहां हम समझेंगे कि जो पहले तो यही समझेंगे कि लिविंग ग्रुप क्या है। लिविंग ग्रुप तो समझ गए, उसमें से गुड कौन है, बैड कौन है, और बैड लिविंग ग्रुप है तो उसको गुड लिविंग में कन्वर्ट कैसे करेंगे। ठीक, सारी चीजें हम आगे चल के डिटेल में पढ़ने वाले हैं। एक आधा मैं प्रोसेस बता देता हूँ कि हमको आइडिया लग सके कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मान लिया हमारे पास एल्कोहल है। ठीक, तो एल्कोहल में क्या है कि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है। अभी देखो यहाँ पर भी थोड़ा हमें आइडिया लग जाएगा कि गुड लिविंग और बैड लिविंग ग्रुप क्या है। देखो यहाँ पर इसको ऐसे समझो कि अगर ये OH हमें डायरेक्ट निकालना हो तो क्या बनेगा, R+ एंड OH निगेटिव चार्ज। ठीक है, तो अब हम ये देखना है कि ये गुड लिविंग ग्रुप है या नहीं है। कैसे पता चलेगा, हमें ये समझना होगा कि जो ग्रुप लीव किया है वो स्टेबल है या नहीं है। यानी कि लीव करने के बाद उस पर क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी का सीक्वेंस क्या होता है, हमें सबसे पहले साइज चेक करना होता है। ठीक, और ये सबने पढ़ रखा होगा कि अगर कोई सेकंड पीरियड का अनायन है, ठीक है, सेकंड पीरियड का अनायन है तो वो स्टेबल नहीं होता है। ठीक है, वेरी लेस स्टेबल। ऐसा नहीं है कि ये स्टेबल ही नहीं है। स्टेबिलिटी तो एक कंपैरिजन का टर्म है कि ये ज्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है। ठीक, लेकिन उसी कंपैरिजन की दुनिया में अगर हम लोग चलें तो OH- एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ता है, इसको हमें एक गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो कैसे किया जाता है कि इसके हम प्रोटॉन से रिएक्शन करा सकते हैं। प्रोटॉन से रिएक्शन क्या होगा कि ये पहले तो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है। ठीक है, ये प्रोसेस नहीं होगा, मतलब और H+ की काम कर रहा है यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल की तरह। क्या बन जाएगा, ROH2 और OH पे प्लस आ जाएगा। अभी ऑक्सीजन पे प्लस आ गया तो किसी पे भी प्लस आ गया, पॉजिटिव आ गया या नेगेटिव चार्ज आ गया तो वो न्यूट्रल होना चाहता है और वो तुरंत क्या कर देगा, लीव कर जाएगा और एक कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन करेगा एंड पानी का फॉर्मेशन करेगा। ठीक, पानी तो यहाँ पे अभी यहाँ पर पानी एज अ लिविंग ग्रुप बाहर निकल रहा है। ठीक है, और ये समझ गया होगा। फिर से बोल रहा हूँ, इसके बारे में हम आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे। सिर्फ एक समझने के लिए था कि मैं जो बोल रहा हूँ उसका मीनिंग क्या है। एक और तरीका हो सकता है एडिशन ऑफ प्रोटॉन। जैसे अभी हम लोगों ने प्रोटॉन का एडिशन किया ऊपर, वैसे ही यहाँ पर एक प्रोटॉन का एडिशन कर सकते हैं या किसी इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन कर सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो प्रोटॉन ही हो, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल का हम ले सकते हैं। हम प्रोटॉन से इसको आसानी से समझेंगे। ठीक, तो इसमें दो केसेस हो सकते हैं। एक केस हो सकता है इन केस ऑफ एल्कीन या एल्काइन। ठीक है, अभी इलेक्ट्रोफाइल है, वो इलेक्ट्रॉन लविंग है तो उसको कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला होना चाहिए ना, तभी तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो अगर वहां पे एल्कीन है या एल्काइन है, ठीक है, इस टाइप का कोई एल्कीन है और हमने वहां पर इलेक्ट्रोफाइल ऐड कर दिया, ठीक है, तो होगा क्या, इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है जिसके थ्रू इस पर अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा ये, और कार्बन के किसी एक पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो जाएगा और दूसरे कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसका उल्टा भी हो सकता था कि इलेक्ट्रोफाइल इस कार्बन पर आता और पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर आता। बनेगा कौन सा, जो स्टेबल होगा। इसके बारे में भी हम आगे समझेंगे। इसका दूसरा केस क्या हो सकता है, देखो एल्कीन का मैंने समझा दिया, एल्काइन का भी ऐसा ही होगा। एल्काइन के पास भी पाई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। अच्छा, एक चीज यहाँ पर समझ ही लेते हैं एल्काइन का केस लेते हुए कि मान लिया अपने पास एल्काइन है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रोफाइल को एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक, तो क्या होगा, इसने पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से इस पर अटैक किया, किसी एक कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और किसी एक पर इलेक्ट्रोफाइल आ गया। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखें तो एल्कीन और एल्काइन की पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कंपेयर करें तो हम बोल सकते हैं कि पाई एल्काइन में 2 पाई बॉन्ड है, तो वहां पर हम ऐसा समझ सकते हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। ठीक, लेकिन अब इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन करने की रेट क्या है, रेट यानी कौन फास्ट रिएक्शन कौन करेगा और कौन स्लो करेगा। तो फास्ट कौन करेगा, फास्ट करेगा एल्कीन, किसके रिस्पेक्ट में, एल्काइन के रिस्पेक्ट में। क्यों करेगा, ध्यान से देखो, यहाँ पर ये जो इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है, इंटरमीडिएट में जो पॉजिटिव चार्ज बन रहा है वो कहाँ पर आ रहा है, पाई बॉन्ड पर आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर आ रहा है, सिंगल बॉन्ड पर। ठीक, जैसे हम लोगों ने अभी ऊपर एक केस देखा था जहाँ पर sp हाइब्रिडाइजेशन sp2 एंड sp3 था,
sp वाला सबसे लेस स्टेबल था, देन sp2 था, देन sp3 था। तो वही केस यहाँ पर भी है, इसलिए ये वाला कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा, इसलिए जो एल्कीन की रेट होती है जनरली इलेक्ट्रोफाइल के टुवर्ड्स वो ज्यादा फास्ट होती है। ठीक है, समझ गए होंगे। और एक केस और हो सकता है कि जरूरी नहीं है कि हमारे पास जो एल्कीन या एल्काइन की ही पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, वो कुछ कोई भी पाई बॉन्ड हो सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि कार्बन कार्बन का ही हो, सी एक्स बॉन्ड भी हो सकता है, जहाँ पर एक्स क्या हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है। ठीक है, कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पर भी वैसा ही होगा, यहाँ पर भी अगर हमने प्रोटॉन को ऐड किया तो क्या हो सकता है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से अटैक करेंगे। और यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि जो हाइड्रोजन है वो एक्स पर ही आएगा, पहले तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया और फिर ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के थ्रू हम इसको ऐसा दिखा सकते हैं। ठीक है, तो कार्बन पर ही पॉजिटिव चार्ज यहाँ आने वाला है, क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज लेस स्टेबल। ठीक, तो ये तीन चार कंडीशंस हो सकती हैं जैसे जैसे कार्बोकेटाइन बन सकता है। अब कार्बोकेटाइन बन गया, तो अब कार्बोकेटाइन बन गया तो वो एक इंटरमीडिएट है, नाम ही उसको इंटरमीडिएट दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो हमारा फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, वो बीच में बनेगा, यानी उसको रिएक्शन भी शो करना है, उसको रिएक्शन में पार्टिसिपेट भी करना है। तो अब यानी कि हमें समझना पड़ेगा कि वो किस किस तरीके के रिएक्शन दिखा सकता है। तो हमें क्या समझना है, पाथवेज बाई विच कार्बोकेटाइन रिएक्ट्स। तो इसमें भी चार केसेस हो सकते हैं, हम एक 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 करके चारों केसेस को समझते हैं। पहला केस क्या हो सकता है, कार्बोकेटाइन जो है में कंबाइन विद species having an electron pair। ठीक है, कि जो कार्बोकेटाइन है वो किसी ऐसे ग्रुप के साथ, ऐसे स्पीसीज के साथ कंबाइन हो सकता है जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर है। यानी बेसिकली वो क्या है, वो एक न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, अभी ये किसकी तरह काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह, क्योंकि इनको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। पर हमें किसको चाहिए, एक न्यूक्लियोफाइल की जरूरत है। तो ये कंबाइन करेंगे और ये एक कोई आर वाई टाइप का कंपाउंड बना सकते हैं। ठीक है, तो अब ये वाई माइनस कुछ भी हो सकता है, ओ एच माइनस भी हो सकता है, सी एल माइनस भी हो सकता है। ठीक है, या H2O भी हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि मैंने यहाँ पर नेगेटिव चार्ज लगा दिया तो ये न्यूट्रल अनायन ही होना चाहिए। ठीक है, ये हमें ये समझता है कि ये न्यूक्लियोफाइल होगा। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल की अलग अलग कंडीशन हो सकती है, सब समझा हम लोगों ने कि वो नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, पाई बॉन्ड भी हो सकता है, सिग्मा बॉन्ड भी हो सकता है, लोन पेयर भी हो सकता है। ठीक, तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है, हमें सिर्फ मतलब है कि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर होना चाहिए जिसको वो डोनेट कर सके। ठीक, दूसरा क्या तरीका है, अगर कार्बोकेटाइन जो कार्बोकेटाइन बना है और उसमें एक ऐसी कंडीशन हो जाए कि मैं लूज अ प्रोटॉन, कि वो किसी तरीके से प्रोटॉन को रिलीज कर सके। मान लिया एक ऐसा कार्बोकेटाइन बना जिसकी बीटा पोजीशन पे, ठीक है, ये कार्बोकेटाइन है। ठीक है, तो कार्बोकेटाइन के रिस्पेक्ट में अल्फा पोजीशन होगा और वहां पर बीटा पोजीशन पे हाइड्रोजन होगा, या हम बोल सकते हैं कि अल्फा अल्फा हाइड्रोजन वहां पर होगा। तो क्या हो सकता है कि ये जो सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक हो और इसको अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये डोनेट कर दे। तो होगा क्या, कार्बन और इस जेड में एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा और यहाँ से प्रोटॉन रिलीज हो जाएगा, लूज हो जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है, ये भी कंडीशन हो सकती है, तो इसको भी हम लोग समझेंगे। यही इलिमिनेशन होता है बेसिकली, और इलिमिनेशन भी कई सारे तरीके के होते हैं, इनको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म में इलिमिनेशन पढ़ रहे होंगे। चलिए अगला केस देखते हैं। अगला केस है रीअरेंजमेंट का। अगर कार्बोकेटाइन बना है तो रीअरेंज भी हो सकता है कि किसी के साथ भी है कि अगर एक ऐसी सिचुएशन आई जहां पर हम अनस्टेबल हैं, ठीक है, और अपनी पोजीशन में, अपनी सिचुएशन में कुछ थोड़े बहुत चेंजेस ला करके अगर हम थोड़ी सी स्टेबिलिटी की तरफ जा सके, जरूरी नहीं हम कंप्लीट स्टेबिलिटी की तरफ नहीं जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम
कुछ बहुत सिचुएशन को चेंज कर रहे हैं और अपनी स्टेबिलिटी को हल्का फुल्का बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो वो सब कोई करना चाहता है, तो अगर कार्बोकेटाइन बन रहा है तो वो भी करना चाहता है, ठीक है। तो यहाँ पर रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल्स होते हैं, ठीक है। तो कैसे, क्या मतलब है, मान लो कि अपने पास एक कार्बोकेटाइन बना जो कि यहाँ पर इस पोजीशन पर कार्बोकेटाइन इस कार्बन पर है, और अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें, यहाँ पर एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अगर क्या हो कि ये जो हाइड्रोजन है, कार्बोकेटाइन को 1 नंबर दिया, ये 2 नंबर दिया, और ये हाइड्रोजन उठ करके इस पॉजिटिव चार्ज की पोजीशन पर आ जाए, ठीक है। तो क्या होगा, जो 1 नंबर था वहां पर क्या आ गया, हाइड्रोजन आ गया। तो 1 नंबर पे एक पॉजिटिव चार्ज था, यानी एक बॉन्ड की कमी थी, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन ने बॉन्ड बना लिया, लेकिन ये जो सेकंड वाला कार्बन है वहां से तो हाइड्रोजन चला गया, यानी कि पॉजिटिव चार्ज अभी कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। तो अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पर ये इसके इस कार्बोकेटाइन के लिए ये पोजीशन अल्फा कार्बन है, इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है। इस कार्बोकेटाइन के लिए ये पोजीशन अल्फा पोजीशन और ये अल्फा पोजीशन है, यानी इसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। यानी जस्ट एक छोटे से रीअरेंजमेंट से एक हाइड्रोजन अपनी पोजीशन से उठ करके दूसरी पोजीशन पे चला जाता है। हुआ क्या बेसिकली, यहाँ पर 1 to हाइड्राइड शिफ्ट हुआ, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्राइड शिफ्ट बोलते हैं। इसको क्या हुआ, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट हुआ, तो उसकी वजह से देखो 2 अल्फा हाइड्रोजन से हम कहाँ पर चले गए, 6 अल्फा हाइड्रोजन पे चले गए, यानी कि यहाँ पर रीअरेंजमेंट हो सकता है, क्योंकि इस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या हुई है, बढ़ रही है, ठीक है। इसके बारे में अभी रीअरेंजमेंट को ही हमें एकदम फुल बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि कार्बोकेटाइन में सबसे ज्यादा जो रिएक्शंस हो रही होती है यही हो रही होती है, ठीक है। अगला केस पे अब हम चलते हैं, ठीक है। और क्या हो सकता है, यहाँ पर एक एडिशन रिएक्शन भी हो सकती है, एडिशन रिएक्शन किस तरीके से, ये तो बेसिक बहुत सिंपल सा है, हम लोगों ने भी इसको ऊपर देख भी रखा है। मान लिया अपने पास एक कार्बोकेटाइन है और इसके पास क्या आ जाए, इसके पास एक पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाए। तो अभी जस्ट ऊपर देखा था, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इस कार्बोकेटाइन पर डोनेट की जा सकती है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, किसी एक कार्बन पर आर ग्रुप आ जाएगा और किसी एक कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है, ये अभी हम लोगों ने ऊपर जनरेशन ऑफ कार्बोकेटाइन में भी देखा था, वहां पर भी यही हो रहा था, यहाँ पर भी यही हो रहा है, ठीक। तो हम ध्यान से देखें तो अभी हम लोगों ने 4 पाथवे देखे। पहला पाथवे क्या था कि वो किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ कंबाइन हुआ करके कंपाउंड बना रहा था। दूसरा पाथवे क्या देखा कि उसके अंदर एक प्रोटॉन था अल्फा पोजीशन पे, वो उसको रिलीज कर दे रहा है, तो वो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दे रहा है। तीसरी कंडीशन क्या देखी कि वहां पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, कि आप कोई भी सिचुएशन आ सके और वो अगर स्टेबिलिटी की तरफ जा सकता है तो वो ऑब्वियसली उसको रिलीज कर देगा, उस पोजीशन को जा पाना चाहेगा और उस डायरेक्शन में चला जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोला, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट बोला। इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। और चौथी कंडीशन क्या है कि एडिशन रिएक्शन भी वहां पर पॉसिबल है, कि एक कार्बोकेटाइन बना और वहां पर एक एल्काइन प्रेजेंट है, तो कार्बोकेटाइन और सॉरी एल्कीन या एल्काइन कोई भी हो सकता है, तो दोनों को कंबाइन करके और एक नया कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन कर दिया। तो बेसिकली हम क्या बोल सकते हैं कि पाथवे 3 and 4 लीड्स टू न्यू कार्बोकेटाइन, ठीक है। ये प्रोडक्ट नहीं बना रहे हैं, वो एक नया कार्बोकेटाइन का प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर रहे हैं, टू लीड्स टू अ प्रोडक्ट, टू न्यू कार्बोकेटाइन नॉट अ प्रोडक्ट, ठीक है। सो दे फॉलो 1 and 2, सॉरी 1 and 2 जरूरी नहीं है, 1 और 2 होगा, 1 और 2 पाथवे टू गिव स्टेबल प्रोडक्ट, ठीक। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी हम यहाँ से आगे की ओर बढ़ेंगे और अभी समझेंगे कि कार्बोकेटाइन कैसे कैसे बन सकते हैं, क्या क्या चीजें वहां पर हो सकती है। अभी तो हमने सिर्फ थोड़ी बहुत डिटेल समझे कि कैसे कैसे बन सकता है, अभी हमको डिटेल में समझना है। और वहां से जाने से पहले बस एक और थोड़ी सी चीज हमें यहाँ पर समझनी जरूरी है, कि जो हम लोगों ने ऊपर स्टेबिलिटी के ऑर्डर देखे थे, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पर स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखा कि मिसोमेरिक देखा, फिर एरोमेटिसिटी देखा, फिर रेजोनेंस देखा, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन देखा, फिर इंडक्टिव इफेक्ट देखा। तो यहाँ पर हमें एक और चीज को भी ध्यान रखना है, जो कि होता है बेहद इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसको हम बोलते हैं डांसिंग रेजोनेंस,
इसको तो पढ़ा होगा बेसिकली सब लोगों ने, लेकिन हम यहाँ पे रिकैप कर लेते हैं क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डांसिंग रेजोनेंस किसके केस में आएगा? ये एक स्पेसिफिक केस है, ठीक है, स्पेसिफिक केस है, सबके केसेस नहीं है, ओनली एंड ओनली इस कंपाउंड के करस्पॉन्डिंग, ठीक है, इस कंपाउंड के करस्पॉन्डिंग ही डांसिंग रेजोनेंस को पढ़ना है। ऐसा नहीं समझना है कि यहाँ 3 मेंबर है तो 4 मेंबर में हो सकता है, 5 मेंबर में भी हो सकता है, 6 मेंबर में भी हो सकता है, नहीं हो सकता है, ठीक है, ओनली एंड ओनली इन केस ऑफ 3 मेंबर रिंग, ठीक। तो यहाँ पर है क्या कि ये जो हम लोगों ने एक 3 मेंबर की रिंग बना रखी है और कार्बन है, बेसिकली यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंटल प्रूव्ड है कि ये जो हाइड्रोजन है वो बिलो एंड अबव द प्लेन होते हैं, और जो इसका पाई बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड जो है वो इस साइक्लोप्रोपाइल रिंग के पैरेलल होता है, ठीक है, जिस प्लेन में ये साइक्लोप्रोपाइल रिंग होगी उसी प्लेन में ये p ऑर्बिटल भी प्रेजेंट होता है इस कार्बोकैटायन का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो आपस में शेयर्ड होती रहती है, और यहाँ पर इस टाइप का ये कुछ रेजोनेंस भी दिखा सकते हैं, ठीक है, बेसिकली इस तरीके की चीजें यहाँ पर चलती रहती हैं। तो ये एक्चुअली रेजोनेंस नहीं है क्योंकि वहाँ पर तो पाई बॉन्ड इन्वॉल्व होता है, इसलिए हम इसको डांसिंग रेजोनेंस बोलते हैं, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है कि डांसिंग रेजोनेंस जो है इसके केस में एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल जाती है, ठीक है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। तो मैं यहाँ पर एक ओरल ऑर्डर लिख देता हूँ स्टेबिलिटी का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आएगा पार्ट, कि एक कार्बोकैटायन ऐसा हो सकता है जहाँ पर 3 साइक्लोप्रोपाइल नहीं हो, अभी तो एक साइक्लोप्रोपाइल था, भी 3 साइक्लोप्रोपाइल भी पॉसिबल है, कार्बोकैटायन आ गया इस पे, या ऐसा था 2 कार्बोकैटायन हो सकते हैं, ठीक है, सॉरी 2 साइक्लोप्रोपाइल रिंग हो सकती हैं, तो और ज़्यादा डांसिंग रेजोनेंस होगा। फिर इसके बाद क्या आ जाता है, इसके बाद एरोमेटिसिटी का ये ट्रोपोलियम कैटायन हो जाता है। फिर कार्बन पे 3 फिनाइल रिंग लगी हों और उस पर पॉजिटिव चार्ज, फिर 2 फिनाइल रिंग और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, फिर सिंगल साइक्लोप्रोपाइल वाला पे पॉजिटिव चार्ज, और ये जो होगा ये इस कंपाउंड से ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। यहाँ पर प्रॉपर रेजोनेंस हो रहा है, प्रॉपर, ठीक है, फिर भी ये डांसिंग रेजोनेंस के पीछे है, और इसकी और जो ये कंपाउंड होता है, ठीक है, इनकी दोनों की स्टेबिलिटी जो होती है वो लगभग सेम होती है, लगभग सेम होती है, ठीक। फिर ये वाला केस आ जाएगा, एलाइल कटायन का केस आ जाएगा। फिर हम ये वाला केस ले सकते हैं कि 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होंगे, फिर सब चीज़ें चलती रहेंगी, ठीक है, इसके बाद तो नॉर्मल है। हमें ये एक ऑर्डर जो है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का, ये हमें पता होना चाहिए, बेहद इम्पोर्टेंट ऑर्डर है, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक है। और ध्यान रखना है कि ये मेसोमेरिक के आगे नहीं आएगा, मेसोमेरिक के आगे कोई नहीं हो सकता है, क्यों? क्योंकि वहाँ पर तो बैक बॉन्डिंग हो रही है और ऑक्टेट ही कंप्लीट हो जाता है। तो ध्यान में रखना है कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये है, लेकिन मेसोमेरिक के आगे कोई नहीं आ सकता है, ठीक है। और यहीं पर कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी में एक और इम्पोर्टेंट केस भी आ जाता है जिसको हम बोलते हैं प्लेनरिटी का। ये भी वैसे सबने पढ़ रखा होता है, लेकिन फिर भी हम इस चैप्टर की स्टार्टिंग कर रहे हैं, कार्बोकैटायन पढ़ रहे हैं, तो हमें इसका आइडिया, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए, ध्यान में होना चाहिए, जिसको बेसिकली बोला भी क्या जाता है, ब्रेड्स रूल बोला जाता है। इसमें क्या बोला जाता है कि पाई बॉन्ड and positive charge are very unstable at bridge head carbon, ठीक है, या जैसे जैसे रिजिडिटी आती जाएगी मॉलिक्यूल में, वैसे वैसे स्टेबिलिटी कम होती जाएगी। कंपेयर कर लेते हैं कि मान लिया एक ऐसा कंपाउंड है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, एक ये रिजिड है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है,
और एक केस है ये इसका, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर ध्यान से देखो तो ये अल्फा पोजीशन, ये अल्फा पोजीशन, ये अल्फा पोजीशन, इसमें भी 6 अल्फा हाइड्रोजन है। ये अल्फा पोजीशन, अल्फा पोजीशन, अल्फा पोजीशन, इसमें भी 6 अल्फा हाइड्रोजन है। अगर इसको भी समझना चाहो तो ये भी क्या है, अल्फा पोजीशन है, ठीक है। लेकिन हम इसमें क्या बोलते हैं, इसमें 0 अल्फा हाइड्रोजन होता है, क्योंकि इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं हो सकता है, क्योंकि पाई बॉन्ड कभी भी ब्रिज हेड कार्बन पे आ ही नहीं सकता है, इम्पॉसिबल है, ठीक है। इसी का कैसे ड्रॉ किया जाता है, इस तरीके से इसको हम बनाते हैं ब्रिज हेड कंपाउंड को, और इस कार्बन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज आ रखा है। और फिर क्या है, जैसे जैसे रिंग साइज बढ़ेगा, यहाँ समझने वाला बात क्या है कि जैसे जैसे रिंग साइज बढ़ेगा वैसे वैसे स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि रिजिडिटी क्या क्या होती जाती है, कम होती जाती है। जैसा कि कंपेरिजन हम लोग कर लेते हैं कि हमने इसको ऐसा रखा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, ये ऑर्डर हो जाएगा किसका, स्टेबिलिटी का, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ब्रिज हेड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, सब में ही ब्रिज हेड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन इस डायरेक्शन में जब हम जा रहे हैं तो रिंग का साइज जो है वो क्या है, बढ़ता जा रहा है, तो स्टेबिलिटी भी क्या है, बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो आज का वीडियो हम यहीं पे अभी रोकते हैं, और हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि अब जो हम लोगों ने ये पार्ट देखा है कि कैसे कैसे रीअरेंजमेंट हो सकता है, या कैसे कैसे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो सकता है, या कैसे कैसे कार्बोकेटाइन से रिएक्शंस दिखा सकती हैं, इसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, देखेंगे। ठीक, तब तक के लिए